Good morning, everyone. आप लोगों को लास्ट लेक्चर में मैंने क्या करवाया था, एक डायग्राम बनवाया था न्यूरॉन्स का, है ना। सभी स्टूडेंट्स के पास होगा वो डायग्राम, है ना। निकालिए फटाफट। मुंह चलाने के लिए नहीं बोला है, हाथ चलाने के लिए बोला है। आप लोगों से डायग्राम निकालिए बस। देखिए क्लास, जब हम लोग बात करें न्यूरॉन के बारे में, ठीक है ना, तो न्यूरॉन के दो पार्ट। फर्स्ट इज सेल बॉडी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका काय। सेकंड इज प्रोसेसेस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रवर्त। ठीक है, तो कोई भी न्यूरॉन जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज कोशिका काय, सेकंड इज प्रवर्त। अगर आप लोगों को याद हो तो पूरा डायग्राम नहीं बनाने वाली, थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। इस टाइप से यहाँ से डेंड्राइट्स निकले हुए हैं, ठीक है, प्रवर्त जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक, और यहां से निकलती है आपकी एक्सोन। ठीक, बाकी तो आपके पास डायग्राम है ये पूरा अच्छे से। ठीक है, सिर्फ आप लोग को एक जनरल आइडिया देने के लिए बताया जा रहा है। कोई भी आपका जो न्यूरॉन होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला है कोशिका काय और दूसरा है पूरा उसका प्रवर्त। ठीक है ना। प्रवर्त में क्या क्या आ जाएंगे, एक तो आता है एक्सोन, दूसरा यहाँ पे कोलेट्रल्स निकलवाए थे, ठीक है, और साथ में डेंड्राइट्स। ठीक है ना। हालांकि डेंड्राइट्स हम इन्हें बोलते हैं, ये जो प्रवर्त निकले रहते हैं, आउटग्रोथ, ठीक है ना, इनको डेंड्राइट्स बोला जाता है। यहाँ पर निकले रहते हैं हम बोलते हैं आपके सिनेप्टिक बटन्स या फिर सिनेप्टिक लोब। लोब मतलब एक बटन लाइक स्ट्रक्चर है, जो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे जब सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को जो बात करनी है वो इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। पहले हम बात करेंगे अपने सेल बॉडी के बारे में। सेल बॉडी को हम और किस नाम से जानते हैं, अब क्योंकि सेल है, ठीक, तो इसे हम क्या बोलेंगे, साइटन। साइटन भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि भाई साइट वर्ड जहां भी आ जाएगा किस चीज को रेफर करता है, ये टर्म आपके सेल को करता है। ठीक, साथ में से हम एक टर्म और देते हैं, दैट इज द पेरिकैरियोन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम, पेरिकैरियोन। ठीक, जिसमें भरा रहता है आप लोगों का एक साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पर कुछ कण पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नीसल बॉडीज। क्या बोला जाता है, नीसल बॉडीज। नीसल बॉडी के अंदर की तरफ अगर हम लोग डायग्राम देखें तो यहाँ पर उपस्थित होता है एक केंद्रक। केंद्रक के अंदर उपस्थित होगा केंद्रिका। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक सुस्पष्ट क्या होता है, न्यूक्लियोलस। समझ में आया। अब अपने डायग्राम में देखिए जरा, निकालिए अपना साइटन। ठीक, सेल बॉडी में अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसे हमने क्या क्या टर्म बताए हुए हैं, एक तो साइटन, सेल बॉडी और पेरिकैरियोन। ठीक है, जिसमें क्या भरा रहता है, कोशिका द्रव्य भरा रहता है। कोशिका द्रव्य में कुछ स्पेशल टाइप के कण पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नीसल बॉडी। लेकिन जो केंद्रक है उसमें भी कण पाए जाते हैं।
ठीक है, उसमें भी कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मेरी शक्ल पे नहीं है डायग्राम, नीचे देखकर बात करें। ठीक है, अगर हम लोग बात करें आपकी नीसल बॉडीज के बारे में, ठीक है, तो ये नीसल काय जो है बने होंगे राइबोन्यूक्लियोटाइड के, ठीक है, या फिर इसे हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें अगर हम बात करें तो केंद्रक में सेंट्रियोल को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं। कोशिकांग में कौन कौन से आ जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। आपने डायग्राम भी बनाया था बेटा, डायग्राम बनाया था उस दिन लास्ट लेक्चर में। अच्छा, उस तब नहीं आए थे आप, ठीक है, तो किसी के साथ देखें जरा। ठीक है, जब हम लोग बात करें तो सेंट्रियोल को छोड़कर बाकी के जितने भी कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, ठीक है, इत्यादि प्रकार के कोशिकांग। कोई परेशानी नहीं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ठीक है, वो एक्सोन वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग, ठीक है, एक्सोन वाले भाग में एक स्पेशल टाइप के पदार्थ का संश्लेषण करता है, जिसे हम बोलते हैं एसाइल कोलिन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम? एसाइल कोलिन। आइए ठीक, एसिटाइल कोलिन का क्या करता है? संश्लेषण करता है। ये संश्लेषण एक्चुअली जो एसिटाइल कोलिन होता है, ये बाद में जब ट्रांसमिशन की प्रोसेस होती है, ठीक है ना, जो भी इंपल्स वगैरह होते हैं आपके, कहीं पर चोट लगती है तो चोट वाली जगह से आपके दिमाग तक जो भी तंत्रिका अंदर जाते हैं, वहां तक ये जो आपके एसिटाइल कोलिन होते हैं, ये ट्रांसमिशन का काम करते हैं। क्योंकि भाई एक बात बताओ, आपका जो भी कोई बात है, ठीक है, आपको कहीं भी चोट लगी, हाथ में लगी, पैर में लगी, ठीक है, सबसे पहले उनको ग्रैब कौन करता है? ग्रैब तो करते हैं डेंड्राइट्स, लेकिन उनको लेकर कौन जाता है? आपका एक्सोन। ठीक है, यहाँ पर उपस्थित होते हैं सिनेप्टिक नोड, ठीक है ना, इन्हें बटन्स भी बोलते हैं, जो दूसरा वाला जो साइटल होगा उसके डेंड्राइट्स के साथ जुड़ा रहता है। अगर मैं इस बात को क्लियर बोलूं तो कुछ इस टाइप से डायग्राम बना सकता हूँ, छोटा सा बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये बटन्स लगे हुए हैं और यहाँ पर होगा आपका दूसरा वाला डेंड्राइट्स। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, एक न्यूरॉन के सिनेप्टिक बटन दूसरे न्यूरॉन के साइटल के डेंड्राइट्स के साथ जुड़े हुए रहते हैं। खास बात जो मैंने यहाँ बोली है, जुड़ा हुआ होना। ठीक है, तो मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ, जुड़े हुए नहीं होते हैं, पास पास होते हैं, लेकिन दोनों के बीच का जो गैप होता है एक्चुअली बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब बहुत बहुत कम होता है, लेकिन डिफरेंस होता है, जिसके बारे में हम लोग आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। जिसे बोला जाता है सिनेप्टिक, ठीक है ना, या सिनेप्सिस, ठीक है ना, साइनेप्सिस बोला जाता है, सर बताए तो उसको। सिनेप्सिस अलग होता है, जिसे हम इसमें स्टडी करते हैं आपके सेल डिवीजन में, लेकिन इसको बोलते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, सिनेप्सिस साइनेप्सिस दोनों में ही मिलता है। साइनेप्सिस आपका न्यूरॉन से संबंधित है और सिनेप्सिस आपका सेल डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टर्म को समझने की कोशिश कीजिएगा। नीचे देखिए अपने उसमें, अगर हम लोग बात करें आपके सेल बॉडी के बारे में, तो ये जो सेल बॉडी होती है, इसके ऊपर एक कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। ये कोशिका झिल्ली बाकी सभी कोशिकाओं के ऊपर उपस्थित कोशिका झिल्ली के ही समान होती है। ठीक है, लेकिन कहाँ अंतर आ जाता है? बाकी की जो कोशिकाएं होती हैं वो कभी भी आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप नहीं कर पाती है, जबकि आपकी न्यूरॉन्स का जो ये वाला पोर्शन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप कर सकता है। अगर एक बात बताइए, यहाँ का कोई भी था, यहाँ सपोज कीजिए यहाँ कोई चोट लगी थी, इसका साइटन ने क्या किया था? इम्पल्स लिया, उसको आगे सेंड कर रहा था, फिर ये सेकंड वाला जो आपका न्यूरॉन है वो उसको ग्रैब करेगा, रिसीव करेगा, रिसीव करने के लिए इसके डेंड्राइट्स जो होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर उपस्थित जो प्लाज्मा लेमा है, प्लाज्मा लेमा बोलते हैं ना कोशिका झिल्ली को, तो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया ही होगा। ठीक है, तो वो यहाँ की सूचनाओं को किसमें कन्वर्ट कर देता है? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देता है।
कैसे कर देता है आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये बाकी कोशिका झिल्ली से थोड़ा सा अलग होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करें अगर, तो सेकंड है आपका प्रोसेसेस मतलब प्रवर्त। प्रवर्त में हम लोग किस किस के बारे में बात करेंगे? फर्स्ट एक्सोन, सेकंड कोलेट्रल्स एंड थर्ड इज सिनेप्टिक लोब या कोई भी आपका प्रवर्त हुआ। ठीक है ना? फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है आपका एक्सोन। ठीक है, देखिए क्लास, जब हम लोग बात करें आपके एक्सोन के बारे में, तो एक्सोन के ऊपर भी एक कोशिका झिल्ली का आवरण रहता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एक्सोलेमा। जैसे प्लाज्मा लेमा होता है, ऐसे ही एक्सोन पर उपस्थित है कोई भी चीज, क्या बोलेंगे? एक्सोलेमा। ठीक, एक्सोलेमा के अंदर एक फ्लड भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, कोशिका द्रव्य होता है इसी प्रकार का, जैसे हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। ठीक है, क्या बोला जाता है? एक्सोप्लाज्म। ठीक, जब हम लोग बात करें तो ये जो आपकी एक्सोलेमा है, ठीक है, किसकी बनी होगी? लिपोप्रोटीन की होती है। इसकी बनी होती है लिपोप्रोटीन की, और इसका अगर हम लोग व्यास देखें तो पड़ेगा अप्रोक्स 100 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है ये? 100 एंगस्ट्रॉम का रहेगा। और एक्सोलेमा जो होती है हमेशा सेमी परमेएबल होती है। मतलब क्या रहेगा? अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह यह व्यवहार करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि इसके बीच बीच में कुछ मतलब 7 से 10 एंगस्ट्रॉम बड़े कुछ छेद उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से कुछ पदार्थ अंदर व बाहर जा सकते हैं। जिसके जैसे हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो आपका सोडियम पोटेशियम आयंस के बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं, वो सब अंदर और बाहर जो जाते हैं ना, वो इन्हीं के माध्यम से जाएंगे। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में वो पढ़ा होगा, सिंगर और निकोलसन मॉडल, सबने पढ़ा था, तरल मोज़ेक मॉडल पढ़ा था। उसमें सिंगर और निकोलसन ने 2 प्रकार की प्रोटीन बताए थे, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक बोलते हैं जिन्हें हम, है ना? हिंदी में क्या बोलते हैं? परिधीय बोलते हैं, और समाकल प्रोटीन। एग्जैक्टली, एक्सट्रिंसिक को समाकल और इंट्रिंसिक को क्या बोलते हैं? परिधीय प्रोटीन। ठीक है ना? तो इसमें एक प्रोटीन होती है जो धसी हुई रहती है, इंट्रिंसिक जिसे हम बोलते हैं, है ना? क्योंकि आप लोगों को अगर याद हो, मैं आगे जो टाइम बताऊंगी, इस टाइप से फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, ये सिंगर और निकोलसन मॉडल कहता है ना? बाइलेयर होती है, बीच में उपस्थित होता है आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन, है ना? ये इंट्रिंसिक प्रोटीन एक्चुअली कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक चैनल का काम करेगी आपके सोडियम और पोटेशियम के। इसमें सोडियम और पोटेशियम जो है इधर से उधर जा सकते हैं। ठीक है, तो यही बात मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है कि ये सेमी परमेएबल जो है वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि यहाँ से सोडियम और पोटेशियम आयन जो है इधर से उधर जा सकते हैं। सिंगर और निकोलसन ने किस पे दिया था आपका? आपके कोशिका झिल्ली पर तो बात कहा था, मैं भी यहाँ पे कोशिका झिल्ली आप लोगों को समझा रही हूँ। समझ में आ रही है? तो जो एक्सोन होता है वो कैसा होगा? अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह व्यवहार करेगा। समझ में आया? नीचे देखिए, इसमें अगर हम लोग बात करें तो आपके एक्सोन में नीसल बॉडी तो एब्सेंट होती है। नीसल बॉडी कहाँ पर थी? साइटन में थी। ठीक है, लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूरोफाइब्रिल्स मतलब तंत्रिका तंतु उपस्थित होते हैं। ठीक, साथ में अगर हम बात करें तो इसमें जो कशेरुकी होते हैं, ठीक है, उसमें एक सफेद कलर का नॉन सेल्यूलर एक पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं माइलिन शीट। क्या बोला जाता है? माइलिन शीट। ठीक है, ये माइलिन शीट जो है, जैसे हमने एक हिंदी में टर्म दिया था, मज्जा आच्छाद। ठीक है ना? मज्जा आच्छाद बनाता है ये, और ये जो मज्जा आच्छाद है माइलिन शीट बना होता है फॉस्फोलिपिड का। किसका बना होगा? फॉस्फोलिपिड का बना होता है, जिसमें देखिए अगर हम बात करें तो इसमें मैंने एक और बताया हुआ है, वहां पे कुछ स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं श्वान सेल्स। ठीक है, श्वान सेल्स का बना होगा आपका माइलिन शीट। कैसे होगा समझना। कोई पेपर है खाली?
ये देखें, सपोज कीजिएगा ये है आपका एक्सोन, ठीक है। मैंने बताया एक्सोन के ऊपर एक स्पेशल टाइप की क्या रहती है, कवरिंग रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीट। ये है आपकी माइलिन शीट, ठीक। ये माइलिन शीट बनी हुई है किसकी, श्वान सेल्स की। समझ में आया, समझ में आ रहा है। ये जो कवरिंग की अगर हम लोग बात करें तो एक्सोन के ऊपर कुछ इस तरह से ये उपस्थित रहती है, ठीक है। दिख रहा है सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। एक्सोन है, एक्सोन के ऊपर क्या उपस्थित है आपकी, माइलिन शीट। माइलिन शीट में भी देखिए यहाँ पर बीच बीच में कुछ गैपिंग रहती है, जब ये बनाती है ना, एक्चुअली कवर करके रखती है आपके एक्सोन, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं कहीं जो आप सेल देख रहे हैं, जरूरी नहीं है जितनी भी आपके शरीर के अंदर न्यूरॉन उपस्थित है सभी के ऊपर क्या उपस्थित हो, माइलिन शीट, ठीक है। इसीलिए हम इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम अपने न्यूरॉन्स को दो प्रकार के बोलते हैं। एक होते हैं आपके मेड्यूलेटरी न्यूरॉन्स और एक होते हैं नॉन मेड्यूलरी न्यूरॉन्स, ठीक है। क्या टर्म दिए मैंने इनको, मेड्यूलरी न्यूरॉन्स एंड नॉन मेड्यूलरी न्यूरॉन्स। मेड्यूलरी तो समझ में आया होगा, कौन से होते हैं, जिन पर माइलिन शीट उपस्थित है, इसका हिंदी रूपांतरण थोड़ी देर में करते हैं। मेड्यूलरी न्यूरॉन्स, एक होता है नॉन मेड्यूलरी, ठीक। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, ऐसे कौन से न्यूरॉन है जिनके ऊपर माइलिन शीट उपस्थित होती है और ऐसे कौन से न्यूरॉन्स है जिन पर जो आपकी माइलिन शीट है वो अनुपस्थित है, ठीक। तो आपके जो न्यूरॉन्स है जिन पर उपस्थित होती है वो होगा आपका, जो आपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ा था, सीएनएस और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, और साथ में जो आपकी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व समझते हैं आप, क्रेनियल नर्व्स, कपालीय तंत्रिकाएं बोलते हैं शायद उन्हें हिंदी में, जानते हैं, यस और नो। अरे क्लास जानते हैं तो नहीं जानते बताइए, नहीं जानते क्रेनियल नर्व्स, नहीं जानते, क्वाड्रेटा जानते हैं सब, ठीक है। क्वाड्रेटा क्लासिफिकेशन पढ़ाया होगा फर्स्ट ईयर में, कराया था। क्वाड्रेटा को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, क्रेनिएटा और एक्रेनिएटा, ठीक है। मतलब एक्रेनिएटा में वो जंतु आते हैं जिनके ऊपर कपाल अनुपस्थित होता है, एक्रेनिएटा में, ठीक है, जिन पर क्रेनियम जो है अनुपस्थित होता है। एक होता है क्रेनियम एनिमल जिनके ऊपर कपाल उपस्थित होता है। हम लोग किसमें आते हैं, हम लोगों में कपाल स्कल उपस्थित है ना, तो हम लोग किसमें आएंगे, क्रेनिएटा में आएंगे। हमारे इस स्कल से, हमारे इस ब्रेन से कुछ तंत्रिकाएं निकलती हैं जिन्हें हम बोलते हैं आपके क्रेनियल नर्व्स, कपालीय तंत्रिकाएं, ठीक है। आपने सुना होगा ऑप्टिक लोब, सुना है, ट्राइजेमिनल सुना है। क्लास जब हम लोग फर्स्ट ईयर में क्लासिफिकेशन पढ़ाते हैं ना, तो उसमें बताया जाता है बर्ड्स में 10 कपालीय तंत्रिकाएं मौजूद होती है, जबकि मैमल्स में 12 होती हैं। होमवर्क लिखिए अपना, होमवर्क लिखिए सभी स्टूडेंट्स। कपालीय तंत्रिकाओं के नाम बताइए, ठीक। मैं आप लोगों को ट्रिक बता रही थी सिर्फ याद रखने की, ठीक है। कपालीय तंत्रिकाओं के बारे में बात करते हैं तो हम लोगों में कितनी होती है, 12 जोड़ी, ठीक है। कितनी होंगी, 12 जोड़ी, इधर और उधर, ठीक। इसमें से याद करने का तरीका सीखना है, वो सीख लो। इसे बोलते हैं 32T अफा दबा, ठीक है। ये है आपकी पूरी तंत्रिका तंत्र, मतलब तंत्रिका तंत्र सॉरी से आपकी कपालीय तंत्रिकाएं,
बी अफागवा। इसका मतलब होता है इसमें ओ से 3 आएंगी, क्योंकि ये पूरा सीरियल वाइज है आपका। जो भी आपकी नर्व्स होती है ना, क्रेनियल नर्व्स सीरियल वाइज यही होती है। सबसे पहले ओ, उसके बाद 2 आ जाएंगी, टी से स्टार्ट ट्राइजेमिनल, ठीक है, ट्रोकेंटर नर्व इस टाइप से, फिर अफागवा, ऑडिटरी, ओक्यूलोमोटर नर्व, ये सब चीज आप लोगों की कैसे आएंगी, सीरियल वाइज। इसको लिख लीजिए और इसी उसमें आपको याद करके आनी है, अगर शुरू होगा ठीक, ज्यादा नहीं तो कम 4-5 तो याद रखिएगा कि आपको पता नहीं चाहिए। हमारे दिमाग में से भी तंत्रिका तंत्र निकलती है क्लास, कपालीय तंत्रिकाएं बोलते हैं जिन्हें हम, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। अगर मैं अपने क्लास में अपने इसी चीज को थोड़ा क्लियर करूं कि मेडुलरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो किस तरह से होंगे, तो देखिए आपका ब्रेन होता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा ब्रेन दिखाया है साइड फेस, ठीक है। यहाँ से निकले होंगे आपके कुछ न्यूरॉन्स, जिनमें से जो साइटल वाला भाग होता है हमेशा इसमें धसा हुआ रहेगा। सिर्फ यहाँ से क्या निकले रहते हैं, प्रवर्ध निकले रहते हैं, ठीक है। इसके नीचे उपस्थित होता है आपका, अगर आप देखें तो ब्रेन पूंजी क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, जानते हैं ना। स्पाइनल कॉर्ड किसमें उपस्थित होता है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम रहता है। वर्टिब्रल कॉलम जो समझते हो ना, मैं हमेशा इस तरह से उसका वो देती हूं एग्जांपल, जो रिंग्स होती है उसी का, उसमें स्पाइनल कॉर्ड जाती है। स्पाइनल कॉर्ड में भी आपकी न्यूरॉन्स जो होती है वो इसी तरह धसी हुई अवस्था में मौजूद होती है। सिर्फ आपने कभी देखा हो डायग्राम, नहीं देखा देख लेना। हमेशा से आपकी सिर्फ ये जो रहती है एक्सोन, जो डेंड्राइट्स है, सिर्फ वही बाहर निकले रहते हैं, प्रवर्ध बाहर निकले रहते हैं। सेल जो आपका साइटल है, सेल बॉडी जो है, हमेशा आपके उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर धसी हुई है। समझ में आया। तो माइलिन शीथ किस पर उपस्थित है आपकी, एक तो स्पाइनल कॉर्ड में, मतलब इसको मैं अगर आगे की तरफ रन कर दूं और यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम बना दूं, समझ में आया, उसमें उपस्थित होंगी। और साथ में आपकी क्रेनियल नर्व्स में उपस्थित होगी। दूसरी अगर हम बात करें तो मेडुलरी और जो आपकी शीथ है, मतलब माइलिन शीथ किस पर अनुपस्थित होती है, दैट इज द ऑटोनोमिक, जो आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में ये अनुपस्थित है, ठीक है, लिख लीजिए इसको। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब जरा देखिएगा, मैंने एक बात बताई थी, ये जो आपकी माइलिन शीथ होती है किसकी बनी होती है, श्वान कोशिकाओं की बनी होती है, ठीक है। इनमें बीच बीच में कुछ संकीर्ण पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, रेनवियर की पर्व संधियां, मतलब नोट्स ऑफ रेनवियर, ठीक है। मैंने बनाया भी हुआ है, जो आपकी पर्व संधियां नोट्स जो होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं संकीर्ण दिखाया गया है ना, तो उस चीज को क्या बोलते हैं हिंदी में, रेनवियर की पर्व संधियां, मतलब नोट्स ऑफ रेनवियर, ठीक है। चलिए कुछ लिखिए इसमें, माइलिन शीथ के कार्य, मज्जा आच्छादित के कार्य लिखिए। ये जो आपकी माइलिन शीथ है, इसका काम क्या होता है, माइलिन शीथ का कार्य क्या होता है पता होना चाहिए। जहां पर ये उपस्थित होंगी वहां से आपकी जो सूचनाएं हैं वो जल्दी प्रसारित होती है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये सूचनाओं को बहुत जल्दी आगे बढ़ने के लिए स्पेस देती है, दैट्स व्हाई, ठीक है। देखिए यह संचरण की गति बढ़ा देते हैं, यह संचरण की गति बढ़ा देते हैं, बस एक ही काम बहुत है इसमें, जो मेन है, ठीक है। हाँ भाई, मैंने एक बात बताया था स्पेशल कि जो आपकी सिनेप्टिक लोब होती है, ठीक है, सिनेप्टिक लोब बताया था मैंने अभी नीचे डेंड्राइट्स में, ठीक है।
तो उसमें कुछ आशय पाए जाते हैं, कुछ वेसिकल पाए जाते हैं। वेसिकल मतलब आशय, मतलब कुछ ना कुछ चीज भरी होगी, आशय सब समझते हैं, ठीक है। तो आशय जो है, जब हम बात करें तो उसमें क्या भरा रहता है, मैं थोड़ी देर पहले बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज का उत्पादन करती है, किसका संश्लेषण करती है, एसिटाइल कोलिन का, ठीक है। तो जो आशय है आपके सिनेप्टिक नोब में, उसमें क्या भरा हुआ रहेगा, आपका एसिटाइल कोलिन, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट है आप लोगों का डेंड्राइट्स, ठीक। डेंड्राइट्स जो है वो कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे आउटग्रोथ प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिनमें से एफ्रेंट तथा इफ्रेंट प्रवर्ध कहा जाता है, ठीक है। एफ्रेंट और इफ्रेंट प्रवर्ध मतलब अभिवाही और अपवाही प्रवर्ध। एफ्रेंट कौन से होते हैं, जो सूचनाओं को लेकर आएंगे, और इफ्रेंट जो सूचनाओं को लेकर जाएंगे। समझ में आए, तो दो प्रकार के आपके क्या है यहाँ पे प्रवर्ध है डेंड्राइट्स उपस्थित, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें तो आप लोग लिखना चाहते हो, लिखिए डेंड्राइट्स को। एक्सोन की अंतिम शाखाओं के नोड, अंतिम शाखाओं के नोड मतलब सिनेप्टिक लोब की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सिनेप्टिक लोब, ठीक है। तो यहाँ पे जो नोड होते हैं दूसरे न्यूरॉन के साइटल भाग से डेंड्राइट्स द्वारा ही जुड़े रहते हैं। ये मैंने ही बताया था ना कि एक न्यूरॉन का जो सिनेप्टिक नोड है वो दूसरे न्यूरॉन के किससे जुड़ा रहता है, साइटल के जो डेंड्राइट्स होंगे उसके साथ जुड़ेंगे। लेकिन कहने की बात होती है जुड़े रहते हैं, जुड़े नहीं होते, ये थोड़े से माइक्रोस्कोपिक दूरी पर उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से जब ये संचरण करेंगे ना किसी सूचनाओं का, तो किसी ना किसी एक वे में करेंगे, मतलब केमिकल वे में किया जाता है, केमिकल रिलीज किया जाता है इसमें, ठीक है, जिसको दूसरे का जो साइटल में डेंड्राइट्स होते हैं वो उसको रिसीव करते हैं केमिकल फॉर्म, ठीक है। चलिए आगे लिखिए कोलेटरल्स। कोलेटरल्स कुछ न्यूरॉन में एक्सोन की अनेक छोटी छोटी शाखाएं निकली रहती हैं, जिन्हें कोलेट्रियल्स कहते हैं। कुछ न्यूरॉन में एक्सोन से कुछ छोटे छोटे प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिन्हें हम कोलेट्रियल्स कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन मतलब न्यूरॉन के प्रकार।
हो गया? देखिए क्लास, जब हम लोग बात करें न्यूरॉन्स के प्रकार के बारे में तो ये 4 प्रकार के होते हैं। एक है आपका अध्रुवीय न्यूरॉन, सेकंड अध्रुवीय, एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय एंड बहुध्रुवीय न्यूरॉन्स। ठीक है, तो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जब हम लोग बात करें अध्रुवीय न्यूरॉन के बारे में, तो अध्रुवीय, ध्रुवीय से मतलब है यहाँ पे प्रोसेस से है, मतलब यहाँ प्रवर्ध से मतलब है ऐसा न्यूरॉन जिस पर प्रवर्ध जो है अनुपस्थित है। इस प्रकार के जो न्यूरॉन होते हैं आपके भ्रूणीय अवस्था में पाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उस वक्त भ्रूण अवस्था में उसको न्यूरॉन्स की डेंड्राइट्स की जरूरत ही नहीं है, इसलिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका एक ध्रुवीय। एक ध्रुवीय मतलब इसमें सिर्फ एक ही प्रवर्ध उपस्थित होगा, वो भी कौन सा होगा? साइटल। साइटल मतलब आपकी जो सेल बॉडी है, ठीक है ना।
नेक्स्ट द्विध्रुवीय, इसमें दो प्रवर्त उपस्थित होते हैं, मतलब साइटन भी उपस्थित होगा और एक्सिन भी उपस्थित होगा। समझ में आया? थर्ड इज बहुध्रुवीय, इसमें सारे ही पार्ट्स आपके उपस्थित होते हैं। ठीक, यहाँ पर मैंने सबके एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, जैसे अध्रुवीय जिस पर आपके प्रवर्त उपस्थित है ही नहीं, तो वो किसमें उपस्थित होते हैं? आपके भ्रूणीय अवस्था में। सेकंड है आपका एक ध्रुवीय, एक ध्रुवीय किसमें पाया जाता है? वेगस। वेगस क्या होता है? तभी फर्स्ट, शायद आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं इस टर्म को, राइट? मैंने अभी आप लोगों को कपाली तंत्रिका से बताया था, मतलब कपाली तंत्रिका जो होती है क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, उसमें मैंने अफागवाह बताया था, तो बी फॉर वेगस नर्व होती है, ठीक है, वेगस नर्व होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी द्विध्रुवीय के बारे में, तो इस प्रकार का जो न्यूरॉन होता है उपस्थित होगा, जो नेत्र का रेटिना होता है ना, रेटिना आंख का जो आपका रेटिना होगा उसमें उपस्थित होगा। थर्ड है मल्टीपोलर, मल्टीपोलर प्रकार का जो न्यूरॉन है आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन्स में उपस्थित होती है। किसमें उपस्थित होंगे? ब्रेन्स में और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसी चीज को थोड़ा लिख लीजिए आप। फर्स्ट है आप लोगों का अध्रुवीय, इसमें कोई भी प्रवर्त नहीं पाया जाता, इसमें कोई भी प्रवर्त नहीं पाया जाता। ये भ्रूणीय, यह भ्रूणीय तंत्रिकीय कोशिकाओं के रूप में पाए जाते हैं, यह भ्रूणीय तंत्रिकीय कोशिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट एक ध्रुवीय, इसमें से केवल एक ही प्रवर्त बाहर निकला रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिएगा वेगस, वेगस तंत्रिका ऐसे लिखो, वेगस नर्व। सॉरी थोड़ा तेज बोले, मैं सुना तो करूँ, एकदम बोल देते हैं। ऊपर वाले का क्या हुआ? ऊपर वाले का अध्रुवीय, हाँ अध्रुवीय, तो अध्रुवीय का मैंने बताया ना, ये जो आप भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है, जितनी भी आपकी कोशिकाएं होंगी, ठीक है, उनमें ध्रुवीय कोशिकाओं में। नेक्स्ट द्विध्रुवीय, अच्छा जो पूछ रहे हो, अच्छा तुम पूछ रहे हो क्या बेटा जी? मैंने भी क्या बताया, जो भ्रूणीय अवस्थाएं होती है ना, उनकी जितनी भी न्यूरॉन्स होंगी सभी एक ही प्रकार की होती है, उसमें कोई तरह तरह की नहीं होती है, एक ही प्रकार की होती है, जिसमें आपको प्रवर्त की जरूरत ही नहीं है। भ्रूणीय अवस्था में कभी उसको पेन, दर्द, एहसास किसी चीज का होगा? हो ही नहीं सकता, डायरेक्ट ही वो मर जाएगा डायरेक्ट भ्रूणीय अवस्था में, तो है ना। तो इस बारे में जितनी कोशिकाएं होंगी न्यूरॉन्स की सारी एक ही प्रकार की होती है, दैट इज अध्रुवीय, ठीक है, इसीलिए मैंने उसका एक एग्जाम्पल लिया वो, ठीक है। नेक्स्ट द्विध्रुवीय, इसमें एक और एक्सोन व दूसरी तरफ डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, ठीक है। उदाहरण नेत्र का रेटिना, नेत्र का रेटिना। नेक्स्ट बहुध्रुवीय, बहुध्रुवीय, इसमें एक एक्सोन व अनेक डेंड्राइट्स उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसमें एक एक्सोन व अनेक प्रवर्त यानी कि डेंड्राइट्स उपस्थित होते हैं, ठीक।
नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप, कार्य के आधार पर न्यूरॉन्स के प्रकार, कार्य के आधार पर न्यूरॉन्स के प्रकार। ठीक है, ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट लिखिएगा आप एफरेंट, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं अभिवाही, अभिवाही न्यूरॉन। भाई अभिवाही है, एफरेंट है, तो क्या काम करेगी? ये सूचनाओं को लेकर आएंगी कहां तक? सीएनएस तक, ब्रेन तक। ठीक है, सीएनएस हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वहां तक लेकर आती है। ठीक है, इसमें जितनी भी आपकी न्यूरॉन्स जाएंगी सारी सेंसरी प्रकार की, 2 प्रकार की होती है ना। जब आप लोग कपाली तंत्रिका जिसको बताए जाते हैं तंत्रिकाएं, उस वक्त 2 प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। मतलब कार्य उनके 3 प्रकार के होते हैं, एक होगी सेंसरी, एक होगी मोटर, और कोई होती है सेंसरी मोटर, दोनों प्रकार की, दोनों प्रकार के काम करती है। मतलब लेकर भी आती है और सीएनएस से लेकर भी जाएंगी किसी ग्लैंड तक, किसी पेशी तक, मस्कुलर तक। ठीक, देखिए इस चीज को, अभिवाही में ये न्यूरॉन्स शरीर में, ये न्यूरॉन्स शरीर में ग्राही अंगों से संवेदनाएं प्राप्त कर उन्हें सीएनएस तक पहुंचाती हैं। सीएनएस। नेक्स्ट देखिएगा इफरेंट, मतलब अपवाही न्यूरॉन। अपवाही जितनी भी होंगी न्यूरॉन, वो सारी मोटर प्रकार की होंगी। कैसी होंगी? मोटर प्रकार की, नमचालक न्यूरॉन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें लिखिए ये न्यूरॉन आवेगों को, अच्छा हेडिंग लिखिए अपवाही न्यूरॉन, ये न्यूरॉन आवेगों को सीएनएस से पेशियों तक ले जाती हैं। सीएनएस से पेशियों तक ले जाती है। मतलब समझ रहे हैं आप अपवाही और उसका? अगर आपको चोट लगी, ठीक, उस दौरान क्या होगा, यहाँ से न्यूरॉन्स कहां तक लेके जाएंगे? आपकी सीएनएस तक। सीएनएस में क्या आता है? आपका ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, जिसमें मतलब ये जो चोट लगी यहां से गई कौन सी? एफरेंट। ठीक, उस वक्त अगर मैं किसी भी लड़की को थोड़ा चांटा लगा दूं अचानक, ठीक, तो उस वक्त क्या होगा? जो लेकर जाएगा दैट इज अ कौन सी अभिवाही, एफरेंट। सीएनएस से जो आपकी मस्कुलर तक लेकर आएंगी, इससे आप अचानक हाथ हटा लोगे या अचानक देखोगे मेरी तरफ, वो जो आपकी सूचनाएं हैं वो कौन लेकर आएंगी? इफरेंट। ठीक है, इफरेंट्स कहां से लेकर आती है? आपकी सीएनएस से उस मस्कुलर तक, जहां पर मैंने आपको मारा होगा। समझ में आ रही है? चोट तो कई प्रकार की होती है ना। अगर चलते चलते आपका पैर अचानक टकरा जाए तो कितना जान लग गई, है ना। कुछ चोट ऐसी होती है कि लगने के कुछ सेकंड के बाद हमें दर्द होता है, पता चलता है कि हमारी तकलीफ है ना। तो वो जो होता है आपका सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन्स की वजह से। ठीक है, एफरेंट और इफरेंट। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, नहीं एक और लिख लीजिए, चलिए। संबद्ध न्यूरॉन, संबद्ध न्यूरॉन। संबद्ध न्यूरॉन एक्चुअली होती क्या है समझिएगा, एफरेंट और इफरेंट इन दोनों के बीच में जो एक एडजस्टर का काम करेंगी। ठीक है, अभिवाही और अपवाही तंत्रिकाओं के बीच में जो काम करेंगी न्यूरॉन के बीच में, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? आपका संबद्ध न्यूरॉन। ठीक है, देखिए इसी चीज को, ये संवेदी एवं चालक न्यूरॉन्स के बीच उपस्थित होती है। ये संवेदी एवं चालक न्यूरॉन्स के बीच उपस्थित होती है। इस बात को समझ रहे हैं आप? संवेदी न्यूरॉन कौन से थे? आपके एफरेंट, मैंने बताया था ना सेंसरी होती है सारी। चालक न्यूरॉन कौन से हैं? आपके इफरेंट। ठीक है, तो
इन दोनों के बीच का जो न्यूरॉन होगा उसको हम संबद्ध न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, आगे लिखिए इसी में, इनका संबंध विचार, भाषा, हाँ इसी में ऐड कीजिए आप, भाषा इत्यादि से होता है। इनका संबंध विचार, भाषा इत्यादि से होता है। नेक्स्ट लिखिएगा तंत्रिका स्रावी न्यूरॉन। तंत्रिका वो 4 प्रकार की बताई थी। तंत्रिका स्रावी न्यूरॉन, एक्चुअली ये न्यूरॉन्स जो है ये न्यूरो हार्मोन का स्रावन करते हैं, इसीलिए मैंने इसको जो टर्म लिखवाया है, क्या लिखवाया है में, तंत्रिका स्रावी न्यूरॉन। ठीक है, तो इसमें ये किस चीज का स्रावन करेगी, न्यूरो हार्मोन का। ठीक है, देखिए ये तंत्रिकीय हार्मोन्स का स्रावन करती हैं। इनके एक्सोन का अंतिम सिरे से मतलब समझ रहे हैं आप, सिनेप्टिक नोड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ, एक्सोन का अंतिम सिरा रुधिर धारा के समीप उपस्थित होता है। ये तंत्रिका तंत्र में मतलब नर्वस सिस्टम में आवेगों को स्वतंत्र रूप से प्रसारित करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है, कल हम बात करेंगे इसके आगे।